नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। ईद और अक्षय तृतीया की खुशियों के बीच भी प्रदेश में लाउड स्पीकर और दंगों पर जमकर सियासत हुई। हमेशा की तरह शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने की। ईद उल फितर के मौके पर इंदौर के ईदगाह पहुंचकर नमाजियों के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लाउड स्पीकर को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान देते नजर आए। सिंह ने उत्तर प्रदेश समेत अन्य इलाकों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की घटनाओं को भाजपा की महंगाई और असफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। इधर खरगोन में ईद के दिन भी कर्फ्यू लगे होने के लिए भी शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीखा पलटवार किया। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खरगोन दंगों पर जुबानी जंग जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दिग्विजय ने खरगोन में दोबारा जुलूस निकाले जाने पर सवाल उठाए। दिग्विजय ने कहा कि 22 दिन बाद भी खरगोन में स्थिति सामान्य नहीं हुई। दिग्विजय ने इसे सरकार की असफलता बताया है। उन्होंने दावा किया कि उनके 10 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी विध्वंस के बाद भड़के दंगों को कांग्रेस सरकार ने 2 दिन में काबू किया था। दिग्विजय ने लाउडस्पीकर का मामला भी उठाया। उनका कहना है कि बेतहाशा बढ़ती महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए लाउडस्पीकर का विवाद लाया गया। दिग्विजय इंदौर में नमाजियों के बीच बोल रहे थे। उन्होंने जनता से पूछा कि महंगाई के कारण किसका बजट नहीं बिगड़ा। दिग्विजय ने कहा कि केंद्र महंगाई पर काबू नहीं पा सका, इसलिए संवेदनशील मुद्दे उठाए जा रहे हैं। शासन और प्रशासन की कर्मनित्या असफलता है। आज लगातार पूरी तरीके को दोहराए। आज भी वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों में प्रेम सद्भाव जो माहौल कर रहा है इसे नहीं सुधार पाना। मैं मुख्यमंत्री बना था तब बाबरी मस्जिद बनाने के बाद जो बिगड़ा हुआ माहौल था, उस माहौल को हमें सुधारना था। और 10 साल तक मेरे समय कहीं भी किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ। घटनाएं हुई और घटनाओं में हम लोगों ने कंट्रोल किया। आज आप सब लोग खड़े हुए हैं, महंगाई से आप लोग पीड़ित नहीं है। आप लोगों का घर का बजट नहीं बिगड़ा क्या? महंगाई से आप लोगों की तनख्वाह बढ़ गई क्या? इससे ध्यान बांटा जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोज भाव बढ़ते जा रहे हैं। बात यही है कि लोगों का ध्यान असफलताओं से भटकाने के लिए सब हो रहा है। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया। तोमर ने ग्वालियर में कहा कि कांग्रेस को सांप्रदायिकता भड़काने से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में पूरा देश परेशान था, भ्रष्टाचार और दंगों का बोलबाला था। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब ये सब खत्म कर दिया है, इसलिए कांग्रेस परेशान है, क्योंकि कांग्रेस की वापसी संभव नहीं है। तोमर ने दिग्विजय को कांग्रेस में उनकी हैसियत भी याद दिलाई। तोमर ने कहा कि दिग्विजय के बयान को खुद कांग्रेस खारिज कर देती है। वहीं तोमर के साथ साथ बीजेपी के और भी नेता कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर हमलावर रहे। दिग्विजय सिंह जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है और दिग्विजय सिंह जी हमेशा एक समाज की परोपकारी करते हुए नजर आते हैं। यही कारण है कि देश की भावनाओं को, प्रदेश की भावनाओं को देखते हुए भोपाल की जनता ने 3.5 लाख वोटों से भी उनको ज्यादा हराया। दिग्विजय सिंह जी हमेशा तुष्टीकरण की ही बात करते हैं। खरगोन के मुद्दे पर जो दिग्विजय सिंह जी बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जो चीजें शांत होने वाली थी उनको भड़काने का अगर काम किया तो दिग्विजय सिंह जी ने किया। दिग्विजय सिंह जी ट्वीट नहीं करते तो निश्चित रूप से सब हालात भी समझ जाते और सरकार, शासन, प्रशासन सब दुरुस्त थे। दिग्विजय सिंह जी से आग्रह है कि सिर्फ छपने के लिए, सिर्फ मीडिया में आने के लिए इस तरह की बातें न करें। दिग्विजय के बयान और नरेंद्र सिंह तोमर के पलटवार से आगामी राजनीति का आभास हो रहा है। भाजपा के आक्रामक हिंदुत्व से दिग्विजय लोहा लेने को तैयार है, लेकिन इससे कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति को धक्का पहुंचने की आशंका है।
दूसरी तरफ अपने 10 वर्षीय कार्यकाल से भाजपा की कानून व्यवस्था की तुलना करके दिग्विजय ने एक संकेत भी दिया है। भाजपा दिग्विजय के शासन को निशाना बनाती रही है, इसलिए दिग्विजय अब अपने शासन की खूबियां गिनाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो लाउड स्पीकर और कर्फ्यू पर चल रही इसी जुबानी जंग को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और गणेश पांडे जी के साथ। दोनों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहले देवदत्त जी आप ही के पास कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जुबानी जंग हो रही है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, निश्चित तौर पर रोज़ कीमतों में उछाल हो रहा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और आज ही जो सर्वे आए हैं वो बता रहे हैं कि बेरोजगारी की क्या स्थिति, हरियाणा सबसे आगे है, हालांकि मध्य प्रदेश में कम हुई है। लेकिन जो दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ये सब कुछ इसलिए करा रही है कि वो इन तमाम सारे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। ये उनका अपने आप में एक सवाल हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी शुरुआत दिग्विजय सिंह क्यों करते हैं। कि याद कीजिए आप खरगोन में जब घटना होती है, इसके बाद वो बयान देते हैं, फिर वो कहते हैं कि मेरे समय कोई दंगा नहीं हुआ था। उसके बाद जो नए नए नेता प्रतिपक्ष बने डॉक्टर गोविंद सिंह, वो भी कह देते हैं कि कांग्रेस के समय दंगा नहीं होता, लेकिन आरएसएस मध्य प्रदेश में दंगा कराती है। और इन सब के बीच कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान से खबर आती है कि जोधपुर में ईद के बाद एक तनाव हो जाता है, कई जगह पथराव होता है, कर्फ्यू लगाना पड़ता है। तो जब इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं तो फिर ध्यान भटकाने की शुरुआत दिग्विजय सिंह क्यों करते हैं, या दिग्विजय सिंह की मंशा आखिर आपकी क्या नजर आती है? देखिए, दिग्विजय सिंह इतने बड़े नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, 10 साल मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, लेकिन पता नहीं वो ऐसी बातें क्यों करते हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष तो चाहेगा कि बुनियादी मुद्दों पर किसी का ध्यान ना जाए, और वो यदि किसी तरह की बात करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन दिग्विजय सिंह बार बार बयान देके जब जब थोड़ा सा माहौल बनता है कि महंगाई का, बेरोजगारी का, दिग्विजय सिंह का एक बयान पूरी राजनीति की दिशा पलट देता है और उसी पे आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि दिग्विजय सिंह क्या चाहते हैं और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर उनको पब्लिसिटी मिलती होगी, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी, लेकिन इससे पार्टी को क्या फायदा होता होगा। और फिर कांग्रेस के अधिकांश लोग या जनता जब ये आरोप लगाती है कि विपक्ष महंगाई का मुद्दा नहीं उठा रहा, विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रहा, तब वो धार भी मोथरी हो जाती, क्योंकि इन सब बातों को आगे करने का नाम तो दिग्विजय सिंह ले रहे हैं, दिग्विजय सिंह उठा रहे हैं इन सब मुद्दों को। बात वही है कि दिग्विजय सिंह एक तरफ उनकी पकड़ है, कार्यकर्ताओं में पहचान है, सब कुछ है, कांग्रेस के लिए वो जरूरी है, लेकिन जिस तरीके के बयान देते हैं, और आज यदि वो तुलना करने की बात करते हैं 10 साल के दिग्विजय सिंह शासनकाल के और भाजपा शासनकाल के, तो अकेले तुलना एक मुद्दे पे नहीं होगी, केवल दंगों पे तुलना हो। जब तुलना होगी तो समग्र होगी, बिजली पर भी होगी, पानी पर भी होगी, सड़क पर भी होगी, क्योंकि बिजली और सड़क ये दो बड़े बुनियादी मुद्दे थे दिग्विजय सिंह सरकार जिनके बारे में कहा जाता है इन्हीं के कारण उनकी सरकार ऐसी गई थी कि 15 साल बाद लौटी और फिर 20 महीने बाद चली गई। मनोज जी, आपने और हमने भी देखा कि पिछले 15-20 सालों में भाजपा दिग्विजय सिंह को ही निशाना बनाती रही, उन्हीं को बंटा ढार, उन्हीं की याद दिलाती रही कि ये थी स्थिति, बीमार राज्य था, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, हमने ऐसा किया। तो आप उन मुद्दों को छू ही कहा रहे, जहाँ छूना ही क्यों, जिन पर समग्र तुलना होगी तो निश्चित रूप से पलड़ा भाजपा का भारी दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि अब उन मुद्दों की बात होना चाहिए कि भाजपा किन बातों को कह के सत्ता में आई थी, वो कौन से वादे किए थे और क्या हो रहा है, चाहे महंगाई, बेरोजगारी और जो भी मुद्दे समझ में आते हैं उनको उठाना चाहिए, क्योंकि मैदान अपना अपना होता है। आपको मैदान तय करना पड़ेगा कि आप किस पे। लेकिन ऐसा नहीं लगता, मैदान तो तय कर रहे हैं लेकिन वो पिच बीजेपी की होती है जिसपे वो खेलने चले जाते हैं और हिट विकेट पूरी पार्टी हो जाती है। खिलाड़ी जो होता है कई बार गुगली गेंद भी नहीं समझ पाता और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में चौका छक्का उछालता है और बाउंड्री के भीतर कैच हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक चतुर राजनीतिज्ञ इस तरह से क्यों कर रहे हैं, उनकी कौन सी रणनीति है। वो तो आप किसी दिन उनका इंटरव्यू लो तो उन्हीं से पूछो कि ये सब क्यों वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने अपनी इमेज बना ली है और भाजपा का छोटा सा नेता भी जिस तरह की उनके बारे में प्रतिक्रिया देता है, वो उनको इन सब धारणाओं को तोड़ना चाहिए
और उनका जो लंबा राजनीतिक अनुभव है, उसकी अब वो वानगी दिखाना चाहिए नेतृत्व में और प्रदेश की जनता को कि वो किस परिपक्वता को लिए हुए हैं, कैसे जनता के हित की कौन सी बात वो रख सकते हैं और सत्ता पक्ष से कौन सी बात मनवा सकते हैं। इन सब बातों को अपने विचार देना चाहिए, ध्यान देना चलिए, चाहिए। अब दिग्विजय सिंह जी से तो जब मुलाकात होगी तब उनसे पूछेंगे। अभी तो गणेश पांडे जी जुड़े, उनसे पूछ लेते हैं। तो पांडे जी, दिग्विजय सिंह की अगर बात करें हम, तो वो कहते हैं कि खरगोन में 22 दिन भी हुए सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब दंगा होता है उसके बाद सरकार जो दोषी आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चला देती है, बड़ा हल्ला मचता है, कांग्रेस के तमाम सारे नेता उसके विरोध में आ जाते हैं, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं, लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी को छोड़कर बाकी जगह बुलडोजर रुक नहीं पाता है। जब वो इंदौर में बात कर रहे होते हैं तो उसी समय खबरें आती है कि राजस्थान के जोधपुर में गदर मचा हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश जहाँ का वो जिक्र कर रहे थे एकदम शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा जाती है। और उत्तर प्रदेश में तो 60,000 जगहों पर नमाज, 32,000 जगहों पर नमाज हुई है। तो आखिर दिग्विजय सिंह इस प्रकार के बयान देके उनकी मंशा क्या है? मनोज जी, देखा जाए तो दिग्विजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा सटीक मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा। लेकिन जिस समय और जिनके बीच उठाया है वो प्लेटफॉर्म उचित नहीं था। अगर जो है लाउड स्पीकर के मुद्दे को जब धीरे धीरे सारे पूरे देश भर में मामला शांत हो गया, खरगोन में जो है दंगे के बाद स्थिति सामान्य होती जा रही थी, ऐसे मौके पे एक नमाजियों के बीच में आप ये जाके और इस तरीके की बातें करके आपने उस मुद्दे को और उस अल्पसंख्यक वर्ग को और भड़का दिया है। तो दिग्विजय सिंह ऐसा क्यों करते हैं ये तो दिग्विजय सिंह ही बता सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह कांग्रेस के मंसूबों पे पानी फेर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार साफ हिंदुत्व, मतलब जो अल्पसंख्यक प्रेमी होने की कांग्रेस पे आरोप लगता रहा है, उससे अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं और साफ हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह उनको जाने ही नहीं दे रहे हैं, रास्ते में ब्रेक लगा देते हैं बयानों के जरिए। थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूँ, एक समय ये स्थिति हो गई थी ना पांडे जी की, उस पर ये आरोप लगने लगे थे कि वो बहुसंख्यकों के खिलाफ हो गई है, अल्पसंख्यक प्रेम अपनी जगह है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा मनोज जी। क्या है कि अल्पसंख्यक प्रेमी होने का आशय भी यही है कि बहुसंख्यक विरोधी हो गए, क्योंकि लगातार उन्हीं की हिमायतों पर बयान देते आ रहे हैं और जो कि जो है अल्पसंख्यकों को नागवार गुजरता है। दिग्विजय सिंह को अगर ये लड़ाई लड़ना है तो भाई अल्पसंख्यक के खिलाफ आप जो है किस तरीके से बयान दे रहे हो आप, जब आपकी पूरी पार्टी के लोग आपसे सहमत नहीं है, आपके विचारों से सहमत नहीं है, फिर भी लगातार अल्पसंख्यकों के पक्ष में बयान देते जा रहे हैं, कांग्रेस के वोट बैंक को और जो है कम करते जा रहे हैं। जबकि कमलनाथ और उनकी टीम सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ और मिशन 2013 में वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम भी हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के ऐसे बीच बीच में बयान आ जाते हैं जिससे उनके सारे उसमें पानी फेर देते हैं प्रयासों पे, कमलनाथ के प्रयासों पे दिग्विजय सिंह पानी फेर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कि पूरी कांग्रेस को उन्होंने कैप्चर कर लिया प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर, कि अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, तो अब प्रदेश अध्यक्ष ही बचा, तो उनको भी जैसे तैसे वो चाह रहे हैं कि इनको भी मेरे मुताबिक काम करें या उनके मुताबिक काम ना कर पाए, इसलिए वो लोग छोड़ देते हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह जब कमलनाथ सरकार थी तो शेडो सीएम थे, अब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो शेडो प्रदेश अध्यक्ष है। आप देखो ना कि जब मुख्य सचेतक हो या जो है राजीव सिंह हो, ज्यादातर की पोस्टों पे अगर कोई है, यहाँ तक कि चंद्रशेखर भी, सीपी शेखर भी जो है पहले दिग्विजय सिंह के ही गुट के थे, अब उनका जो है आस्था बदल गई, कमलनाथ के साथ आ गए। तो ज्यादातर जो है संगठन में देखा जाए तो दिग्विजय सिंह के लोग ही भरे हुए हैं और कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष जरूर बन गए, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनकी पकड़ आज भी नहीं है। वो केवल 4-5 नेताओं को जो है के जरिए अपना संगठन चलाना चाह रहे हैं और इसीलिए वो फ्लॉप होते जा रहे हैं। उसमें है आपके सज्जन वर्मा है, एनपी प्रजापति है, बाला बच्चन है, विजय लक्ष्मी साधो जो कि ढिलमुल है, जो कभी जो दिग्विजय सिंह के पाले में रहती है, सुरेश पचौरी की मेन जो है कैंप से उन्होंने राजनीति शुरू की, अब कमलनाथ के साथ है। तो किसी पे भरोसा भी नहीं है और कमलनाथ जो है संगठन चलाने की क्षमता भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री बने रहना, केंद्र की राजनीति करना अलग बात है, और संगठन की और मैदानी जो है जमावट करना और मैदान में आके जो है कांग्रेस की भी संगठनात्मक क्षमता उनमें नहीं है, और इसलिए वो सिर्फ दिग्विजय सिंह की मदद से सरकार संगठन चला रहे हैं, इसीलिए वो फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो
देवदत्त जी, दो तस्वीरों पर जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि पिछले 8 साल से जब से मोदी सरकार बनी है तो पहले हम देखते थे कि बीजेपी के तमाम सारे नेता ईदगाहों में नज़र आते थे टोपी पहने, और एक दिन तो वो कम से कम भले उनको वोट ना मिले अल्पसंख्यकों का, लेकिन वो बधाई देने ज़रूर जाते थे। अब वो रस्म अदायगी भी बीजेपी ने छोड़ दी है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज के जो ईदगाह की हम बात करें तो कांग्रेस के तमाम सारे बड़े नेताओं ने दूरी बना के रखी थी। यार जो गणेश पांडे जी भी कह रहे हैं, या इस मंच पे आप और हमने कई बार इस पर चर्चा की है, तो दर्शकों के लिए एक बार थोड़ा सा इसलिए जिक्र कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जब कांग्रेस जा रही है कि जब वो हनुमान जयंती, रामनवमी, तमाम सारी बातें कर रही हैं, अब वो इस स्थिति का आ गए हैं कि अब उनको ये पता है कि अल्पसंख्यक वोटरों की मजबूरी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान जैसे राज्यों में कि वो कांग्रेस को वोट करें, क्योंकि उनके पास कोई तीसरा विकल्प है नहीं। तो ऐसे में उनको ये लगता है कि अब सीधे बहुसंख्यक जो हमसे नाराज़ हैं उनको हमारे पाले में लाएं, उनको रिझाने के प्रयास किए जाए। लेकिन उन सब के बीच दिग्विजय सिंह पहुँचते हैं इंदौर, जो कि पहले जब वो मुख्यमंत्री रहे तब उसके प्रभारी हुआ करते थे इंदौर के। नमाजियों के बीच जाते हैं, फिर उस खरगोन को याद करते हैं, लाउड स्पीकर याद करते हैं। और जबकि कल की जो रिपोर्ट है 1 मई तक की, जब लाउड स्पीकर उतारने या मद्दी आवाज़ करने की बात थी उत्तर प्रदेश में, तो 60,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर उतार दिए गए थे और लगभग इतनी स्पीकर की आवाज़ मद्दी कर दी गई, कहीं से कोई एक आवाज़ नहीं उठी। नमाज शांतिपूर्ण हो जाती है, सरकार कहती है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, वो भी हो जाता है। तो बावजूद उसके इस प्रकार का बयान देना, और जो पांडे जी भी कह रहे हैं कि नमाजियों के बीच ही क्यों इतनी चिंता थी नमाजियों की, तो आप प्रशासन से बात करते, कहते कि भाई खंडवा में, खरगोन में 2 घंटे की छूट दे दी जाए, लोग ईद का त्यौहार मना सकें, लोग एक दूसरे से मिल सकें, गिले शिकवे दूर कर सकें, बजाय इसके कि उस दूरी को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बात ये भी जोड़ सकते थे कि ईद और आज अक्षय तृतीया भी थी, ये भी कह सकते थे कि हिंदू परशुराम जी की जयंती मना सके, इतना ही कह देते तो एक बैलेंस होता। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम जो आए, जो वहाँ इनकम्बेंसी थी, इतिहास था कि सरकार कभी रिपीट नहीं करती, लेकिन 80-20 का जो मामला चला वहाँ और भाजपा रिपीट हुई, तब के बाद पूरे देश में ये माहौल अब धीरे धीरे बन रहा है। भाजपा के लोग तो अब बिल्कुल उन वोटों की चिंता नहीं कर रहे हैं, उनसे दूरी लगभग बनाए जैसे हुए हैं। और कांग्रेस भी ये समझती है कि ये तो हमारे हैं ही, अब हमारे साथ ही रहेंगे। खासकर जैसा आपने बताया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ कोई तीसरा विकल्प भी नहीं है। तो ऐसे में कमलनाथ या उनके सहयोगी भी, वो तो सही है रणनीति के, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह चल रहे हैं और यहाँ यदि वोट लेते हैं तो प्लस अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी ऐसा कुछ समीकरण वो बनाना चाह रहे होंगे। लेकिन जब गुब्बारा फूलता है, लेकिन ये तो उनको ये सोचना चाहिए, जिस भोपाल में वो दम पे लड़े थे कि अल्पसंख्यक वोट इतना है, राजपूत वोट इतना है, खटिक वोट इतना है, ये तो मुझे मिलेगा, बावजूद उसके वो नई नवेली साध्वी, जिसको वो आतंकवादी कहते हैं, उससे वो 4.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हार जाते हैं। तो उनको नहीं लगता कि आपको कि एक नया कोई समीकरण या कोई नई जुगत कांग्रेस को लगाना होगी कि वोट बैंक नया कैसे जुटाया जाए, बजाय इसके कि जो पुराना घिसा पिटा फार्मूला है जो कि अब लागू नहीं हो रहा है। और दूसरा एक भरोसे का संकट। बिल्कुल, अब राजनीति में कोई एक जाति के भरोसे राजनीति हो नहीं सकती, अब तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप सामान्य वर्ग, अब तो उत्तर प्रदेश का नतीजा बता रहा है कि धर्म के सहारे भी नहीं हो सकती है कि अगर एक वर्ग विशेष, एक पार्टी आपके पक्ष में जाए और एक खिलाफ चाहे, तो भी नतीजे वही होंगे जो बहुसंख्यक वर्ग चाह रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक जो नई पीढ़ी आई है, जो थोड़ी जागरूक है, जो थोड़ी सी इनसे पाखंड से दूर रहती है। बहुत पहले हम लोग कई चीज़ों में देख सकते हैं कि भले एक बहू बहुत घूंघट डाल के रहती थी घर में, लेकिन उसका व्यवहार सास ससुर के प्रति उतना अच्छा नहीं होता था। आज की बहू भले टी शर्ट जीन्स पे घूमेगी, लेकिन वो रिस्पेक्टफुल बात करेगी, साथ में बैठेगी, घूमेगी। एक पाखंड दूर हुआ है। तो नई पीढ़ी अब ये सब बातों में नहीं आने वाला, जाति धर्म पे। अब वो केवल काम देख रहा है और एक जो सही बात कौन करेगा या जिसके साथ हमारा विकास भी हो सकता है, कुछ रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अब जिन लोगों को राजनीति में कोई अच्छा मुकाम हासिल करना, चाहे दल हो नेता, उनको अब उसी राह पे चलना पड़ेगा कि सबका साथ, सबका विकास और एक जाति और सबका विश्वास भी, क्योंकि एक आखिरी जो मूल बात है उसमें वही सबका विश्वास। और जब सबका विश्वास हासिल करेंगे तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तभी वो आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल, क्रिकेट में वही टीम जीती है जिसकी बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग अच्छी हो। अब राजनीति में वही सफल होगा जिसके सबके साथ
संबंध अच्छे हों। देख लिया आपने हस्र लेकिन जब एम्पायर आपके खिलाफ हो जाए तो आप कितनी अच्छी बैटिंग बल्लेबाजी फील्डिंग कर लें तो होगा क्या। तो दिग्विजय सिंह शायद उसी एम्पायर की भूमिका में है। बिल्कुल, और वो कई बार ऐसा होता है कि प्रकृति भी मूल्यांकन करती है, सब कुछ हो जाए तब भी ऐसा नहीं होता कि जब प्रकृति साथ देती है तो ये सब छल कपट पाखंड नहीं चलते हैं। देर होती है, थोड़ा होता है, लेकिन अंततः तो न्याय होता है, अंततः सत्य जीतता है, सत्य ही संप्रेषित होता है। तो राजनीतिक दलों को, नेताओं को इस बात पर लगातार प्रयास करने चाहिए कि जितना हो सके वो सही के रास्ते पे चले। ये शॉर्टकट का रास्ता खूब मध्य प्रदेश या देश की राजनीति में खूब देखे आपने। बसपा कितना जाति की बात करके सवर्णों को गाली देके फिर दोबारा सत्ता में आना तो सवर्णों को तिलक तराजू किया। आपने प्रदेश में भी देखा कभी गोंडवाना किस उठी, बसपा उठी। ये सब क्षणिक है, ये पानी के बुलबुले जैसे स्थायी राजनीति। लेकिन ये बुनियादी चीजें तो उनको समझ आती नहीं ना राजनीतिक दलों को। पांडे जी, एक और चीज है, इंदौर की अगर हम बात कर रहे थे तो शेर काजी हमने देखा कि परंपरा इंदौर में तो लगभग पिछले 5 दशक से कि हिंदू लोगों के बनाए रथ पर, एक परिवार के रथ पर शेर काजी जाते हैं। वो परंपरा उन्होंने निभाई। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण उन्होंने संदेश दिए अपने समुदाय को कि आप पानी बचाइए, क्योंकि इंदौर में पानी जो है 800 फीट से ज़्यादा के नीचे चला गया है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। तो निश्चित बात है, ये ऐसी चीज़ है जिसको मुस्लिम समुदाय नहीं, देश के हर समुदाय को अपनाना चाहिए कि पानी बचाए और बच्चों या खुद की शिक्षा पर ध्यान दे, परिवार की। इस बीच आपको नहीं लगता है कि एक तबका जो प्रगतिशील है इस वर्ग के बीच में, या जो परेशान हो चुका है रोज़ रोज़ की इन बयानबाजियों से, झगड़े झंझटों से, उसको आगे आकर ऐसे नेताओं पर लगाम कसनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि आप ये जो धार्मिक मंच है जहाँ से हमने मेल मिलाप की शिक्षा के लिए इस मंच का उपयोग होता है कि एक दूसरे को खुशियों के बीच में हम एक दूसरे को दुआ दें, मुल्क के अमन व अमान की बात होती है, शांति की, वहाँ से आप राजनीतिक मैसेज दें तो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, चाहे फिर वो दिग्विजय सिंह हो या कोई भी नेता हो, किसी भी दल का नेता हो। विजय जी, आपने बात बिल्कुल सटीक सही कही है, लेकिन मैं एक चीज अलग, इससे अलग हटके कहना चाहे। दिग्विजय सिंह को प्रदेश मतलब देश की राजनीति में चाणक्य कहा जाता रहा लंबे समय से। बिल्कुल, लेकिन वो चाणक्य आज भी है। चाणक्य कैसे है कि वो इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, इस पे अपन को अध्ययन के शोध करना चाहिए। दरअसल दिग्विजय सिंह की देखिए सोनिया गांधी के कैंप में भी एंट्री हो गई महत्वपूर्ण, लेकिन दिग्विजय सिंह इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि अगले 5 साल जो मिशन 2023 है उसमें कमलनाथ सरकार की वापसी हो या कमलनाथ सीएम बने। वो अपने बेटे के लिए फील्ड तैयार कर रहे हैं। अगली बार जब बेटा 2023 के बाद जो नेक्स्ट जो 2028 में जब चुनाव होंगे तो उनका बेटा जो सीनियर लीडर नेताओं में जाना जाएगा, यंग होगा। और चूंकि सोनिया गांधी के यहाँ एंट्री हो गई तो वो धीरे धीरे राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो जाएगी, नजदीकी बनाने में वो सफल हो जाएंगे। तो ऐसी गलत फहमी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ऐसे तमाम सारे युवा नेताओं के थी और उनका हासिल क्या कांग्रेस में या कांग्रेस छोड़ने के बाद भी उनको फिर मान सम्मान इज्जत मिली है। लेकिन मेरा ब्रिजेश जी, मेरा ये है कि वो इस तरीके का बयान इसलिए दे रहे हैं कि वो अपने बेटे को भावी मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की जब भी सत्ता में वापसी होगी तब जो है जयवर्धन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और इसीलिए ये इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। आप उनके सोशल मीडिया, जयवर्धन के सोशल मीडिया पे आप वो चेक कीजिए, उसमें लिखा नेक्स्ट एमपी नेक्स्ट सीएम जो है जयवर्धन सिंह। तो वो उस रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि हम अल्पसंख्यकों के पक्ष में हैं, और इस तरीके का बयान देके कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे हैं। उनकी मंशा भी यही है कि 2023 में वापसी ना हो कांग्रेस की, 2028 में कांग्रेस में जब वापसी होगी तो उनका बेटा जो है सीएम पद का दावेदार है, क्योंकि वो लगातार फिर तीसरी बार का जो है विधायक बनेगा। तो आप इसीलिए देखिए उनके बेटे के मुंह में ही जो कमलनाथ सरकार जो चली गई 19 महीने में, पहली बार प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि पहली बार जो जीता है उसको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, आज तक नहीं हुआ था। तो ये दिग्विजय सिंह की सोची समझी साजिश है, इसमें हम आप जरूर डिबेट कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि तो दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि हमने खंडवा का वो वीडियो भी देखा जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 तक अगर एकजुट होकर नहीं लड़े, सरकार नहीं बनी तो फिर 15-20 साल के लिए भूल जाइए। तो शायद दिग्विजय सिंह भी इस बात को भूल गए कि अगर 23 में सरकार नहीं बनी तो फिर 10-15 साल के लिए उनको भूल जाना चाहिए। राजनीति में तो 10-15 दिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बहरहाल समय और इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को ही विराम देना होगा।
देवदत्त जी आपका और गणेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह की जो भी रणनीति रही हो, भले वो बेटे का भविष्य संवारना चाहते हो जैसा कि पांडे जी का कहना है, लेकिन जब पार्टी का भविष्य सुरक्षित रहेगा तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, आपकी संतानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि पार्टी को मजबूत किया जाए, और पार्टी तब मजबूत होगी तब संगठन या सरकार के खिलाफ एक मोर्चा आप खोलें, उस सड़क पर संघर्ष करके पार्टी को मजबूत करें, ना कि तब होगी कि आप केवल जुबानी जमा खर्च करें और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयानबाजी करें। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।